नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के पहले भाव में यानी प्रथम भाव में, जिसे लग्न भी बोला गया है, उसमें लाल किताब के कुछ सूत्र हैं, है ना, अद्भुत सूत्र हैं जो लाल किताब कुंडली को प्रिडिक्ट करने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें आज सबसे पहले इस श्रृंखला में आज पहले भाव को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हाउस जो है लाल किताब कुंडली का फर्स्ट हाउस, जिससे हम अपनी रूह को देखते हैं। रूह के अलावा हमारे शरीर का जो पूरा जो शरीर है वो भी हम खाना नंबर 1 यानी फर्स्ट हाउस से देखते हैं। प्रथम भाव जो है ये सूर्य और मंगल का घर है ना। मंगल की तो ज़मीन है, मंगल की राशि आती है, और सूर्य का ये पक्का घर है, यानी मंगल या मालिक है। कालपुरुष कुंडली में क्या किया जाता है कि हमेशा के लिए मेष राशि को लग्न में स्थापित कर दिया है ना। फर्स्ट हाउस में हमेशा के लिए मंगल की राशि को स्थापित कर दिया, और इसी तरह से पूरी रोटेट कर दी गई है कुंडली। यानी खाना नंबर 1 में पहली राशि, खाना नंबर 2 में दूसरी राशि, खाना नंबर 3 में तीसरी राशि, इसी तरह से 12 पूरे भाव कर दिए है ना। तो यहाँ भाव को प्रधान माना है, और भाव को प्रधान मानते हुए मेष राशि को लग्न में स्थापित कर दिया गया। अब जो पहले भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा उसे कुंडली का राजा माना गया। यानी पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह क्या होता है, किस्मत का ग्रह भी माना जाता है, तो कुंडली का राजा माना गया, और वो पूरी कुंडली को ऑपरेट करने में सक्षम है। ऑपरेट करने का मतलब ये है कि कुंडली को चलाने में सक्षम है। यानी पहले भाव की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहला भाव जो है, जैसा मैंने बताया कि शरीर का है, पूरी पर्सनैलिटी का है, अपनी जो सोल है उसका है। तो इन चीज़ों को खाना नंबर 1 से देखते हैं। और खाना नंबर 7 जो है वो वज़ीर का। वज़ीर यानी हमेशा क्या होता है, देखेंगे आप कि कुंडली को चलाने के लिए सिर्फ राजा ही पर्याप्त नहीं है ना। राजा तो सिर्फ अपनी जो कार्य प्रणाली है वो डिस्कस करने के बाद जो अप्लाई करता है, डिस्कस भी वज़ीर के थ्रू होनी है, और उसका जो क्रियान्वयन होना है वो भी वज़ीर के थ्रू होना है ना। वज़ीर की सलाह मशवरे के पर्यंत होना। तो राजा को वज़ीर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है ना डिसीज़न मेकिंग में। तो 7वां भाव जस्ट उसके सामने जो भाव है वो 7वां भाव है, और उसे वज़ीर का भाव माना गया। वज़ीर अब लग्न में इसे एक सूत्र के द्वारा हम समझते हैं कि लग्न में अगर कोई एक ग्रह बैठा हो और 7 में एक से ज़्यादा ग्रह हो तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लग्न में कोई भी ग्रह बैठा हो और 7 में ज़्यादा है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों है कि अब राजा को चलाने के लिए, चलाने का मतलब ये है कि राजा के कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, उसकी राज्य की सत्ता को चलाने के लिए, विचार विमर्श के लिए उसके पास जो वज़ीरों की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है, एक से ज़्यादा। इसीलिए बोला एक से ज़्यादा अगर 7वें में वज़ीर हों तो अच्छा ही होगा, एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि राजा एक ही समय में अलग अलग वज़ीरों को जो है से चर्चा कर सकता, उनको अलग अलग कार्यभार सौंप सकता। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि 7वें के वज़ीर अगर एक से ज़्यादा वज़ीर हों तो राजा को जो सहायता मिलेगी वो अलग अलग ग्रहों से हर संभव सहायता, यानी उसकी सहायता करने के लिए एक से ज़्यादा वज़ीर मौजूद हैं जो उसकी ज़्यादा सहायता कर पाएंगे और उसकी सियासत की रक्षा, उसके हर मामले में सहयोग के लिए खड़े होंगे। अब प्रथम भाव जो है
अब इसको यूं समझिए कि अगर लग्न में एक से ज़्यादा प्लैनेट है, लग्न में अगर एक से ज़्यादा ग्रह हैं और सातवें में एक ग्रह है ना, लग्न में अगर एक से ज़्यादा 2 ग्रह बैठ गए, 3 ग्रह बैठ गए और सातवें में सिर्फ एक है, तो सातवें भाव में जो ग्रह स्थित होगा उसकी जड़ कट जाएगी। जड़ कटने का मतलब क्या है कि खाना नंबर 1 का जो प्लैनेट है वो खाना नंबर 7 में असर करता, और असर किस तरह से करता है, 100% दृष्टि के मुकाबले से। यानी खाना नंबर 1 में जो ग्रह है वो अपना संपूर्ण असर सिर्फ खाना नंबर 1 तक सीमित नहीं रखता, वो अपना संपूर्ण असर 1 के सिवा खाना नंबर 7 में भी लेके जाता है। तो वहाँ दृष्टि संबंध से जो भी युति होगी, अब 7 में जो प्लैनेट है उसके साथ लगन के ग्रह का असर जो है वो आके मिलता, तो 7वें में जो असर आएगा उस प्लैनेट का हो सकता है कई बार उस प्लैनेट के जाति जाति असर आए, और साथ में पहले से जो प्रभाव आ रहा है उन दोनों की युति का प्रभाव भी साथ में उत्पन्न हो जाएगा। यानी अब वो उसी तरह का फल देंगे जो लग्न से प्लैनेट का प्रभाव 7वें में गिर रहा है। अगर दोस्त प्लैनेट्स हैं तो वो अच्छा करेंगे, और दुश्मन प्लैनेट्स हैं तो वो असर जो है वो खराब हो जाता है, 7वें का असर, है ना। तो अब इसको यूँ समझिए कि 7वें की जड़ कट जाती है, तो अब जो वजीर होगा 7 में जो वजीर है, मान लो एक प्लैनेट 7 में बैठा हुआ और लगन में 2 प्लैनेट बैठ गए, 2 से ज़्यादा प्लैनेट बैठ गए, तो राजा ज़्यादा हो गए, यानी लग्न में बैठा ग्रह राजा माना जाता है, तो राजा ज़्यादा हो गए, तो 7वें में जो भी ग्रह होगा किसका हुक्म मानेगा, है ना। अब वो धर्म संकट में है, क्योंकि किसी भी राजा का हुक्म वो कम या ज़्यादा नहीं मान सकता, तो इस वजह से 7वां ग्रह पीड़ित अवस्था में होगा, और पीड़ित अवस्था में होने से खाना नंबर 7 के असर उतने प्रभावित नहीं होंगे जितने असर उस ग्रह के जो 7 में बैठा है उसके असर प्रभावित होंगे। इसको ऐसे समझते हैं कि लग्न में मान लीजिए राहु बैठा है एक ग्रह के साथ या 2 ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन में, और 7वें भाव में मान लीजिए केतु बैठा हुआ, तो अब जो फर्स्ट हाउस का इम्पैक्ट आना है, जो युति का इम्पैक्ट आना है, मान लीजिए 2 ग्रह बैठे हैं, दोस्त हैं दुश्मन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लगन में बैठे हैं, तो 7वें में जो इम्पैक्ट आना, अब 2 ग्रह का इम्पैक्ट ये आएगा कि 7वें के असर जो हैं प्रभावित हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो असर 7वें खाने का उतना खराब नहीं होगा जितना खराब केतु का होगा। 7 में केतु बैठा है तो केतु का खराब होगा, तो उस केस में क्या होगा कि केतु से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। केतु से संबंधित प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि केतु के जो रिश्तेदार हैं, केतु से जो रिश्तेदार हम देखते हैं उनमें खराबी आ सकती है ना, या केतु का जो कारोबार है उसमें खराबी आ सकती है, और केतु नर संतान का कारक है ना, या 7th के ऐसे समय में नर औलाद जो होगी, है ना, केतु जो है नर संतान को बोला गया, तो ऐसे में नर संतान जो होगी वो बहुत लंबी अरसे के बाद में होगी, है ना, लेट होती है या फिर नहीं होती, दोनों ही सिचुएशन है। और जाति उसूल किसी वजह से अगर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और नर संतान के हालात है तो उसका सुख नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें इसको है कि फर्स्ट हाउस से 7th में इम्पैक्ट आता है, 100% दृष्टि आती है, लेकिन अगर लग्न में एक से ज़्यादा प्लैनेट हो जाएं तो 7वें की जड़ काट देते हैं। तो ये एक चीज़ है। अब इसको और देखिए कि लग्न के जो ग्रह होते हैं वो 7वें भाव के ग्रह को देखा करते हैं, है ना। लग्न में जो मैंने बताया कि 100% दृष्टि आती है, तो जो भी लगन में बैठा ग्रह उसका वहाँ तो सीमित रहता है असर, इसके अलावा खाना नंबर 7 में उसका असर पहुँचता है, और वो असर फिर कई बार कंबाइंड रिजल्ट देता है खाना नंबर 7 में। अच्छा या बुरा वो आपसी दोस्ती दुश्मनी के उसूल पे डिपेंड करेगा, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं पहला घर में बैठा हुआ ग्रह 7वें भाव के ग्रह को देखता है, लेकिन 7वें भाव में बैठा जो ग्रह है वो पहले भाव के ग्रहों को नहीं देख सकता। इस उसूल को हमेशा याद रखिए। लग्न में अगर कोई भी ग्रह बैठा है ना, और वो 7वें भाव में स्थित ग्रह का मित्र है, तो लग्न में बैठा ग्रह 7वें भाव को शुभ फल प्रदान करेगा अपने दृष्टि संबंध से। ये चीज़ मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि लग्न में अगर कोई भी प्लैनेट है तो 7वें भाव में अगर दोस्त है उसका, तो अब दृष्टि आनी है, जो कॉम्बिनेशन बन गया है, तो उस हिसाब से असर जो आएगा वो बहुत अच्छा असर आएगा, है ना, दृष्टि संबंध से।
इसके विपरीत अगर लग्न में बैठा ग्रह 7वें भाव में स्थित ग्रह का शत्रु है ना, लग्न में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो 7वें भाव में स्थित ग्रह का शत्रु है, तो फर्स्ट हाउस क्या करेगा कि उसका जो जाति उसूल है, जाति असर है फर्स्ट हाउस का, है ना, वो फर्स्ट हाउस में तो उसका वैसा ही रहेगा कि जैसा फर्स्ट हाउस में उसका असर है वैसा ही रहेगा, वहाँ नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। नकारात्मक प्रभाव कहाँ आएगा? 7th हाउस में, जहाँ उसका दुश्मन बैठा हुआ है ना। अब इसका दुश्मन 7 में बैठा हो तो 7वें के जो असर हैं, तो 7वें खाने में बैठे हुए ग्रह पर नकारात्मक प्रभाव आएगा, उससे संबंधित चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। कई दफ़ा खाना नंबर 7 को भी इफेक्ट करता है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखें। लेकिन सिर्फ इतना ही कुंडली को फलित करने के लिए पर्याप्त नहीं है ना। 1st और 7th का कॉम्बिनेशन देख के हम किसी कुंडली को फलित नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। उसके अलावा कुछ रूल्स और हैं जो पूरी स्लाइड बाय स्लाइड में आपको समझाता रहूँगा। अब इसमें ये समझिए कि इसके लिए हमें भाव नंबर 11 और भाव नंबर 8 के प्लैनेट को देखना भी ज़रूरी है ना। ये कॉम्बिनेशन है, विचार करना होगा। अब क्यों विचार करना होगा ये समझिए। लेकिन देखो, अब एक चीज़ और समझो उससे पहले, जब 8 और ये समझाऊँ उससे पहले लग्न और 7 का पूरा एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट, है ना। लग्न में मर्जी चाहे जितने उत्तम ग्रह बैठे है ना, कितने मर्जी चाहे जितना उत्तम ग्रह बैठा हो, उच्च का ग्रह बैठा हो, लेकिन अगर 7 खाली है ना, क्योंकि खाना नंबर 1 जो है वो खाना नंबर 7 में बैठे ग्रह को देखता है, तो अगर 7 खाली है तो लग्न में बैठे ग्रहों का असर जो है शक्की रह जाएगा, उसका जो फल है वो शक्की रह जाएगा। अच्छा या बुरा, शक्की का मतलब ये होता है अच्छा या बुरा, और फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा ये। अब एक चीज़ और समझिए कि पहले भाव में सूर्य को उच्च का माना गया है और शनि को नीच अवस्था का माना गया। पहले भाव और 7वें भाव में बैठे ग्रह, ऊंच नीच के जो ग्रह होते हैं ना, वो आपस में झगड़ा नहीं करते। पहले भाव और 7वें भाव में उच्च के ग्रह बैठे हों या नीच के ग्रह बैठे हों तो वो झगड़ा नहीं करते। उच्च के ग्रह क्या हो गया, जैसे 1st हाउस में सूरज बैठ गया, 7th हाउस में शनि बैठ गया। 1st हाउस में सूर्य को उच्च का प्लैनेट बोला गया और 7th हाउस में शनि को उच्च का बोला गया। तो उच्च के प्लैनेट आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। इसके अलावा नीच के प्लैनेट भी आपस में झगड़ा नहीं करते। इसको इस स्लाइड से समझिए, इस स्लाइड से पढ़िए आप, देखिए यहाँ समझिए इसको कि सूरज 1 शनि 7 उच्च का, या फिर शनि 1 में हो जाए जहाँ इसको सूर्य मंगल के घर में नीच अवस्था का माना गया, और सूर्य 7 में हो जहाँ इसे शुक्र बुध के घर में नीच अवस्था का माना गया, तब ये आपस में दुश्मनी नहीं करें। उच्च के और नीच के ग्रह खाना नंबर 1 में और 7 में उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह आपस में दुश्मनी नहीं करते। ये दुश्मनी कैसे जाहिर होगी उसे समझिए आप, कि सूरज 1 शनि 7 दुश्मनी नहीं होगी, यानी सूर्य अब अपने दृष्टि से शनि के फलों को खराब नहीं करेगा। शनि के फल जो हैं वो यथावत रहेंगे, उन फलों में कहीं खराबी नहीं आएगी। उसी तरह शनि जब सूरज को देखेगा तो सूरज के फलों को भी खराब नहीं करेगा, है ना। जनरली देख के खराब करते हैं, लेकिन उच्च नीच के ग्रह खाना नंबर 1 7 में खराब नहीं करते हैं। लेकिन ये दुश्मनी यहाँ नहीं निकलेगी। ये दुश्मनी कहाँ निकलेगी? ये दुश्मनी जो सामने आएगी वो बलि के बकरे कंसेप्ट से आएगी। बलि का बकरा क्या है कि देखो, सूर्य ने असर दृष्टि से देखा शनि को, तो अब शनि का नुकसान न करके वो शनि के बकरा, शनि का जो बलि का बकरा है शुक्र, उसको नुकसान करेगा, यानी उसकी स्त्री को प्रॉब्लम होगी या उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि शनि का बलि का बकरा शुक्र है। उसी तरह शनि 1st में और सूरज 7 में हो तो यहाँ शनि सूर्य को नुकसान नहीं करेगा, है ना, यानी पिता राज दरबार इसके सुखों, सूर्य से हम पिता को देखते हैं, राज दरबार को देखते हैं, तो इन सुखों में कमी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे केतु मारा जाएगा। केतु क्या है? सूरज का जो है बलि का बकरा वो केतु है। तो ऐसे में शनि जब सूरज को देखेगा तो केतु का नुकसान करेगा और आपस में दुश्मनी नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। बलि के बकरों का नुकसान होता है। यहाँ जब सूरज शनि को देखे तो शुक्र का नुकसान होगा, शनि सूर्य को देखे तो केतु का नुकसान होगा, है ना। केतु का नुकसान जैसे मैं बता चुका हूँ 7 में कि उसका जो जाति
जो चीज़ें हैं उन पे नुकसान होगा, जाति जो शुक्र की आशियाँ हैं उनका नुकसान होगा इस कंसेप्ट में, और इस कंसेप्ट में केतु का नुकसान होगा, संबंधित रिश्तेदारों का नुकसान होगा, संबंधित कारोबार का नुकसान होगा। इस तरह से ये चीज़ें हम बलि के बकरे से देखते हैं। अब भाव नंबर 1 के जो ग्रह होते हैं इसको समझिए आप। अब भाव नंबर 1 का जो ग्रह होता है, 1 में ग्रह जो बैठा होता है यानी किस्मत का ग्रह है ना, हमारी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है वो। तो 1 में बैठा ग्रह क्या होता है कि खाना नंबर 8 में बैठे ग्रह की आंखें हैं। 1 में जो भी ग्रह होगा ना वो खाना नंबर 1 में बैठे ग्रह की जो आंखें होगी वो भाव नंबर 8 में बैठा ग्रह होगा। यानी जो लगन में बैठा ग्रह है उसकी आंखें, यानी उसको जो देखना है, जिस ग्रह को देखना है, जिस हिस्से को देखना है, वो खाना नंबर 8 के ग्रह से देखेगा। और खाना नंबर 1 के जो पैर होते हैं वो खाना नंबर 11 में स्थित ग्रह को माना। यानी खाना नंबर 1 को चलाने के लिए दोनों ही प्लैनेट्स की ज़रूरत रहती है। एक तो खाना नंबर 8 में बैठे प्लैनेट्स की ज़रूरत रहेगी और दूसरा खाना नंबर 11 में बैठे प्लैनेट की ज़रूरत रहेगी, है ना। कि वो राजा है, अगर जब तक उसके पास सुचारू आंखें नहीं होंगी, है ना, सुलभ शुभ आंखें नहीं होगी, तो वो किसी प्लैनेट को उतना उत्तम और सकारात्मक तरीके से नहीं देख पाएगा। उसी तरह अगर भाव नंबर 11 में प्लैनेट नहीं है या भाव नंबर 11 में शुभ प्लैनेट नहीं है तो उतना जो सकारात्मक फल है वो लगन का प्लैनेट नहीं दे पाएगा। अब इसको थोड़ा और समझते हैं कि फर्स्ट हाउस में इन भावों में अगर 8 और 11 में दुश्मन बैठे हों, खाली हो, तो लगन का जो ग्रह है वो पूर्ण सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे पाता, है ना। जैसे पहले घर में कोई मान लीजिए कोई सूरज बैठा हुआ है और 8 में कोई ग्रह बैठा हुआ है, 11 में कोई ग्रह बैठा है, तो उसके उतने सकारात्मक फल नहीं आएंगे, है ना। और इसके अलावा अब जैसे मैंने बताया कि 8 में बैठा जो ग्रह होता है राजा की आंखें होता है। अगर भाव नंबर 8 में शत्रु ग्रह बैठा है तो राजा की आंखें जो होगी वो खराब असर की होगी। खराब असर का मतलब ये है कि फर्स्ट हाउस में बैठा ग्रह 7वें घर में बैठे ग्रह को देखता है ना, लेकिन देखता कैसे है, उसकी जो आंखें हैं ना वो खाना नंबर 8 का ग्रह। अगर 8 में कोई प्लैनेट मौजूद है तो उसकी आंखों से उसे खाना नंबर 7 के प्लैनेट को देखना है ना। तो 8वां है वजीरों की दिमागी दलील भी बोला गया है। खाना नंबर 8 को जो है खाना नंबर 7 वजीर का माना गया है, तो खाना नंबर 8 जो है वजीरों की दिमागी दलीलबाजी बोला गया, यानी वजीरों के तर्क बोले गए। तो 8वें में बैठे प्लैनेट जो है वो राजा की आंखें हैं, उसे अपनी आंखों से खाना नंबर 7 में बैठे ग्रह को देखना। तो अब मान लीजिए 8 में दुश्मन ग्रह बैठा है तो अब वो अपनी खराब असर से, यानी राजा की जो आंखें उसी तरह से होगी जैसे किसी की आंखों में किसी ने जहर भर रखी हो, है ना, या खराब आंखें हों, और उन खराब आंखों से खाना नंबर 7 के ग्रह को देखना है। अब एक चीज़ और समझिए कि खाना नंबर जैसे मैंने बता दिया कि एक वज़ीर बोला गया और भाव नंबर 8 इन वज़ीरों की दिमागी दलीलबाजी, है ना, दिमागी दलीलबाजी तर्क है। और भाव नंबर 8 में बैठा ग्रह अब क्या करता है कि 8 में जो बैठा ग्रह है ना उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आँखें हैं। जब तक किसी इंसान की आँखें सुचारू रूप से काम करती हैं, क्योंकि आँखों का बहुत बड़ा रोल है ज़िंदगी में। जब किसी के पास आँखें ही नहीं है, ख़राब आँखें, तो फिर वो इंसान उतना समर्थ नहीं रह जाता। तो इसी तरह अगर 8 में दुश्मन बैठा है तो वो ऑपरेट करने में सक्षम है लग्न के प्लैनेट को, यानी राजा को ऑपरेट करने में सक्षम है कि उसे कैसा चलना है। अब देखो, अगर मित्र हैं फर्स्ट और 8th हाउस में, अगर मित्र हैं तो ये हर संभव तो 8वें का ग्रह जो है राजा की मदद करेगा, लेकिन अगर शत्रु हैं तो फिर नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये नुकसान कहाँ होगा उसे अब आगे समझिए कि भाव नंबर 8 और भाव नंबर 7 के ग्रह जो हैं आपस में अगर शत्रु ग्रह है ना। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा और समझिए कि जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस में
और 8th हाउस का जो प्लैनेट होता है वो राजा की आंखें, 11th हाउस का जो प्लैनेट है वो पैर है राजा के। तो इनमें अगर 1st हाउस, 8th हाउस, 11th में अगर मित्र ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं या समग्रह हैं तो वो राजा को पूर्ण सकारात्मक रूप से चलाने के लिए सक्षम होंगे। लेकिन अगर खराब प्लैनेट्स बैठे हैं या लगन के राजा के दुश्मन बैठे हैं तो राजा उतनी ही पीड़ित अवस्था में होगा, यानी लग्न का प्लैनेट जो है उतना ही पीड़ित होगा। अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझिए कि मेन जो 8वें का प्लैनेट है, जो फैक्टर है, उसको समझने की कोशिश करिए कि भाव नंबर 8 और 7 के ग्रह अगर आपस में दुश्मन है तो फल अशुभ ही प्राप्त होंगे। चाहे लग्न में बैठा ग्रह कितना ही सहयोग कर ले 7 के भाव का। इसे यूँ समझिए कि 1st हाउस में और 7th हाउस में मित्र ग्रह अगर हैं और 8th हाउस में अगर 7th हाउस का दुश्मन है, 1st और 7th में अगर मित्र ग्रह हैं तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया था अच्छा इम्पैक्ट आना था, लेकिन वो अच्छा इम्पैक्ट कैसे ख़राब हो गया कि 8 में जो आँखें हैं राजा की वो आँखें खराब हैं, तो उस खराब आँखों से उसको 7वें के प्लैनेट को देखना है। तो यहाँ पे जो 7th का प्लैनेट का जो असर है वो ख़राब हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इसे यूँ समझिए आप कि 7th हाउस का मंगल अमूमन अच्छा बोला गया। 7th हाउस का जो मंगल है चाहे शुक्र बुध के घर में है, लेकिन यहाँ धन दौलत और परिवार के लिए बहुत अच्छा बोला गया जब तक बहुत ही मंदा ना हो या उसके घर पीड़ित ना हो रहे हैं। उसके घर कैसे पीड़ित हो रहे हैं? जब मंगल बद्ध हो जाए, है ना, जब मंगल बद्ध हो जाए, बुध केतु बैठ जाए, 1st में बैठ जाए, 8th में बैठ जाए। 7th हाउस का मंगल अदरवाइज बहुत अच्छा बोला गया है धन दौलत और परिवार के सुखों के लिए। लेकिन उसमें ये चीज़ आप समझिए कि 7 में अच्छा बोला गया है, लेकिन उसी समय बुध 8 में बैठ जाए, बुध अगर 8th हाउस में बैठ जाए तो उस समय क्या होगा कि मंगल को बिल्कुल रद्दी कर देगा और मंगल को बिल्कुल नष्ट कर देगा। मंगल को नष्ट करने का मतलब ये है कि मंगल के फलों को, मंगल से संबंधित रिश्तेदारों को, कारोबार को, आशयों को, उनको वो खराब कर देगा। अब इसके अलावा बुध मान लीजिए 8 में बैठा है तब तो खराब करेगा ही करेगा। अब मान लीजिए बुध बैठा हुआ लगन में और मंगल बैठा हुआ 7 में, तो ऐसे समय में क्या होगा कि बुध अब भी खराब करेगा उसको, है ना। तो ये चीज़ है। एक मिनट, हाँ, तो अब एक चीज़ इसे यूँ समझिए आप कि 8 और 7 के प्लैनेट ये मैंने पढ़ा दिया आपको कि हाँ, मंगल अगर 7 में हो तो उत्तम माना है, बुध 8 में हो तो मंगल को रद्दी कर देगा, लगन में होगा तब भी मंगल को रद्दी करेगा। लेकिन इसमें फ़र्क क्या आएगा कि लगन में अगर बुध बैठा होगा तो उस समय क्या होगा कि जो तख्त पे 7 में कोई प्लैनेट बैठा कि बुध के साथ एक प्लैनेट बैठ गया तो 7वें का जो वज़ीर है उसकी जड़ कट जाती है। तो उस समय क्या होगा कि सब तरफ से रद्दी हो जाएगा, लेकिन कुदरत से उसको धोखा नहीं आएगा, कुदरत उसको धोखा नहीं करेगी। लेकिन अगर बुध 8 में हो तो हर तरफ से जो है उसका मामला ख़राब हो जाएगा, कुदरत भी जो है उसको रद्दी रिज़ल्ट देगी, ख़राब रिज़ल्ट देगी। अब इसको एक चीज़ से और समझिए कि खाना नंबर 11 में बैठा है, जैसा मैंने बताया कि पैर है, अगर 11 में लग्न का शत्रु ग्रह बैठा हो तो राजा उसी तरह चलेगा जैसे एक अपाइज ग्रह। जैसे लगन में कोई प्लैनेट बैठा है, सूरज बैठ गया, 11 में शनि बैठ गया, तो आपस में शत्रु हैं तो राजा को उसी तरह से चलाएंगे जैसे एक अपाहिज व्यक्ति अपने आम जिंदगी में चलता। अब भाव नंबर 8 और 11 में बैठे ग्रह अगर लग्न में बैठे ग्रह के दोस्त हैं, है ना, खाना यानी आंखें भी दोस्त की हैं, पैर भी दोस्त के हैं, तो लगन का जो ग्रह होगा वो पूर्ण मदद पे होगा और अच्छी दृष्टि से वो देखेगा। लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वक्त में भाव नंबर 7 में बैठे ग्रह भी मदद पे होंगे कि अगर 8 में दोस्त बैठा है, 11 में दोस्त बैठा है, तो लग्न में बैठा ग्रह मदद करेगा। किसकी? 7th हाउस में बैठे ग्रह को मदद करेगा और 7 में बैठा ग्रह भी मदद पे होगा। सिर्फ शर्त ये है कि भाव नंबर 1 में भाव नंबर 7 से ज़्यादा ग्रह ना हो, है ना। भाव नंबर 1 में 7 से ज़्यादा ग्रह ना हो। जैसे मान लीजिए भाव नंबर 1 में 1 ग्रह है और भाव नंबर 7 में
एक से ज़्यादा ग्रह हैं तो ये कंडीशन वापस रिवर्स हो जाएगी, तब आपसी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाव नंबर 1 में एक ग्रह है और साथ में भी एक ग्रह है, तो उनके बीच में भले वो आपस में दुश्मन भी हो जाए ना, तो भी वो खराब असर नहीं करेंगे। अगर 8 का प्लैनेट और 11 का प्लैनेट लग्न के प्लैनेट का दोस्त है और साथ में प्लैनेट बैठा हुआ है, तो भी जो रिज़ल्ट हैं वो 7 के में अमूमन उम्दा आते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक और देखने लायक ये है, जो लास्ट में पंडित जी ने ये लिखी है कि यहाँ चाहे मित्रता हो रही, 8-11 में मित्रता हो रही, 7 का मान लीजिए कोई भी प्लैनेट है, क्योंकि 8 के प्लैनेट से उसे 7 को देखना है। अब भले ही 8 और 7 में जो ग्रह होगा, है ना, वो आपस में अगर दुश्मन है तो उनकी दुश्मनी आपस में बहाल रहेगी। मित्र है तो 7 के प्लैनेट को मित्र संबंध व्यवहार करेगा, और दुश्मन है तो दुश्मनी का व्यवहार करेगा, और ऐसे समय में राजा कोई मदद नहीं कर पाएगा उसकी, है ना। इस तरह से इस चीज़ को आप समझिए। देखो, इसको मैं एक बार वापस आपको, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लगा होगा, इसको मैं वापस एक बार आपको समझा देता हूँ कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं अवतार। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि लग्न में कोई प्लैनेट हो और 8 और 11 में कोई प्लैनेट हो, यानी आंखें भी अच्छी हों और पैर भी अच्छे हों, राजा को चलाने में सक्षम हो, तो 7 का प्लैनेट भी है मददगार साबित हो सकता, मददगार। और ऐसे वक्त में 7 में ये, जैसे मैंने बताया कि मददगार होगा, सिर्फ शर्त यह है कि भाव नंबर 1 में भाव नंबर 7 से ज़्यादा ग्रह न, है ना। जितने भी ग्रह हैं लग्न में जैसे बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए, बराबर ग्रह होने चाहिए, या जो बराबर होने चाहिए, लग्न में ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, बराबर ग्रह होने चाहिए। लेकिन अब ये पूरी कंडीशन रिवर्स कहाँ हो जाती है, बात आ जाती है खाना नंबर 8 पे। अगर आंखें खराब है तो इनका फिर कहीं रोल नहीं रह जाता। अगर आंखें खराब है ना, तो फिर 7 और 8 में अगर दुश्मनी है, अगर 7 और आंखें खराब होने का मतलब ये है, 1-8 की दुश्मनी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है 7-8 में अगर दुश्मन प्लैनेट है, तो 8वें का जो प्लैनेट है अपनी खराब दृष्टि से खाना नंबर 7 के प्लैनेट को देख के 7वें के असर को मंदा कर देगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। अब इसको यहाँ समझिए कि भाव नंबर 1 में ग्रह और भाव नंबर 11 खाली है, तो लग्न में बैठा राजा अपना असर जो है वो बुध के अनुसार देता है ना। कहीं भी कोई भी खालीपन होता है ना, खालीपन का मतलब ये है खोखलापन, खोखलापन है, बनावटीपन कह सकते हैं ना, बनावट, खाली बनावट, वो जो आती है वो बुध के, कोई भी खाली जो जगह होती है वो बुध के दायरे में आती है। तो लग्न में बैठा राजा क्या होगा कि अपना जो असर है वो बुध के अनुसार देगा, कि अगर लग्न में बुध अच्छा बैठा है तो राजा का असर जो है वो भी अच्छा होगा, राजा शुभ फल प्रदान करेगा। वहीं अगर कुंडली में बुध पीड़ित है तो राजा अशुभ फल देगा। भाव नंबर 1 में 1 से ज़्यादा ग्रह, है ना, 2 ग्रह हों, 3 ग्रह हों या ज़्यादा ग्रह हों, तो मुंसिफ जो है, मुंसिफ यहाँ माना गया है, मुंसिफ यानी न्यायकर्ता, कि अब फर्स्ट हाउस का न्यायकर्ता कौन होगा, मुंसिफ अब शुक्र होगा, न्यायकर्ता जो है वो शुक्र होगा। कि जैसे अब जैसे सूरज मंगल को हम देखते हैं, फर्स्ट हाउस का जब हम निकालते हैं ना, तो उसमें सूरज और मंगल की स्थिति हम देखते हैं कि फर्स्ट हाउस का जो रिज़ल्ट आना है उसमें सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा है, मंगल कुंडली में कहाँ बैठा है, उस पर भी डिपेंड करता है फर्स्ट हाउस के रिज़ल्ट। और 1 से ज़्यादा जब लग्न में प्लैनेट हो तो न्यायकर्ता शुक्र को माना है। अगर शुक्र कुंडली में अच्छा है तो खाना नंबर 1 में बैठे ग्रह जो होंगे, जो 1 या 1 से 2 या 2 से अधिक ग्रह हैं, तो उनका जो फल है वो शुभ आएगा। लेकिन अगर शुक्र ही खराब हो रहा हो, है ना, जैसे ऋण पितरी में हो गया, यानी शुक्र के घर में 2 7 में ऋण पितरी में हो गया वो, या शुक्र किसी युति संबंध की वजह से खराब हो रहा, तो लग्न में जो 2 ग्रह बैठे हैं या 2 से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं उनका असर भी अमूमन खराब हो जाता है। तो ये चीज़ एक ध्यान रखिए।
जब लग्न में मंगल नेक बैठा हो, मंगल नेक बैठा हो, जैसे सूरज बैठा हो, बुध बैठा हो, या मंगल एवं मंगल बुध बैठा हो, यानी दोनों कंडीशन साथ हो, सूरज शनिचर, यानी लग्न में जब सूर्य शनि और बुध की युति हो तो लगन के जो ग्रह हैं वो खाना नंबर 11 को देखेंगे, है ना। ये एक चीज़ है कि अब जो लगन के प्लैनेट हैं वो खाना नंबर 11 को देखेंगे। और इस तरह से ये खाना नंबर 11 का कुछ व्याकरण का एक पाठ था। ये कुंडली को देखने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस में इन सूत्रों को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये क्यों ग्रामर जो है वो थोड़ा सा कठिन पार्ट ज़रूर है, लेकिन एक बार जब इसको सीखने में आ जाए, ये सीखने में प्रचलन में आ जाए तो इससे काफ़ी राहत मिलती है, मदद मिलती है। और कुंडली देखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस वैसे तो 12 ही भाव महत्वपूर्ण है ना, कौन सा भाव किस उम्र में क्या कर जाए, है ना, वो चीज़ें देखने के लिए, कौन सा ग्रह कब करे, वो सारे बहुत सारे चीज़ें के देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये जो सूत्र हैं अमूमन खाना नंबर 1 को देखने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन सूत्रों को सीखना लाल किताब सीखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो धन्यवाद, आशा है आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।